जी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। क्लासिकल मिस्टेक्स को बेसिकली आज हमने देखना है कि हमारे पास जो 36 क्लासिकल मिस्टेक्स हैं वो क्या क्या हैं। उनसे पहले हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ज़रा टूल्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, डिफरेंट टूल्स जो हम समटाइम्स प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं और समटाइम्स हम उन टूल्स को जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट हमने डायग्राम्स जो हैं वो डेवलप करनी होती हैं, तो डायग्राम्स के डेवलपमेंट के लिए, डायग्राम्स के डिज़ाइनिंग के लिए भी हम उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कैंडिडेट्स, आसिम आप ही हो आज? कोई इशू तो नहीं है कि और तो नहीं आपकी जगह? आसिम जी सर, मैं ही हूँ। मैं ठीक ही है। हूँ। चलें, उस दिन आपका ही मेरा ख्याल सुना था इशू था कोई। चलें, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है यहाँ पे। कुछ लो एंड होते हैं, कुछ मिड मार्केट होते हैं, कुछ आपके हाई एंड टूल्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। जैसे लो एंड में हर पर्सन की अप्रोच के अंदर जो है वो कुछ टूल्स होते हैं, चाहे वो एक डेवलपर हो या एक सिंपल जो है वो इनिशियल स्टेज वाला डेवलपर हो या एक अच्छा डेवलपर हो या एक अच्छी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी बात की जाए, तो इनिशियल लेवल का जो एक डेवलपर होता है या इनिशियल लेवल का एक जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है उसके लिए जो प्रोग्राम्स जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में वो आपके पास यहाँ पे गिवन है। जैसे एम एस एक्सेल है आपके पास, या एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है। ये सिंपली या ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट विजियो जो है वो भी अवेलेबल होता है किसी भी सिंगल यूज़र के लिए, ताकि वो इसको जो है वो यूज़ कर सके। जी मेमोना, मेमोना ने ज्वाइन किया। मेमोना जी। तो इसके बाद मिड मार्केट कुछ टूल्स आपके आ जाते हैं, जैसे एम एस प्रोजेक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल अगर आप लोग करें तो उसमें भी समटाइम्स अवेलेबल होता है, या इसको आप सेपरेटली भी जो है वो एम एस प्रोजेक्ट को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जैसे एम एस एक्सेल तो बड़ा सिंपल सा है ना, उसको यूज़ करना बहुत ईजी है। एम एस प्रोजेक्ट को यूज़ करना थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको जो है वो मिड मार्केट टूल्स के अंदर जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आपके पास रहता है हाई एंड, जो बड़ी कंपनीज जो हैं जिनको यूज़ करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो एंटरप्राइजेज जो हैं जो जिन टूल्स को यूज़ करती हैं, अ, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड नीड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और एंटरप्राइजेज जो हैं इनको यूज़ करती हैं। जैसे एएमएस रियल टाइम है, या प्राइमावेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है, या कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म का टूल जिसको खास बड़ी इंटरप्राइजेज के लिए जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये सारे आपके जो है वो 3 कैटेगरीज में सॉफ्टवेयर टूल्स आ गए जिनकी आपने बात करनी थी। ये आपके सामने यहाँ पे एक गैनट चार्ट बना हुआ है, गैंट चार्ट। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है, आप लोगों ने बनाए भी हैं। बेसिकली शेड्यूलिंग के लिए जो है इसको यूज़ किया जा रहा होता है। एक्टिविटीज़ या आपके जो टास्क होते हैं उनकी आप शेड्यूलिंग कर लेते हैं। तो ये भी एक टूल है आपके पास जिसको आप यूज़ कर लेते हो। फिर इसी तरह से नेटवर्क डायग्राम आपके सामने यहाँ पे है, जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट की डेवलप करते हैं। जब भी आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाए और इसको डेवलप करने का बेसिकली ये पता मकसद होता है कि आपको हिरार्की जो है वो एक्टिविटीज़ की या टास्क्स की जो हिरार्की है उसका आइडिया हो जाए। और फिर इसके बाद मज़ीद आगे चीज़ें आती हैं जिसमें आप हर एक्टिविटी का इनिशियल टाइम, फिनिश टाइम, और इसी तरह से हर एक्टिविटी को कितना डिले किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर आप फाइंड आउट करते हैं, जो कि बेसिकली नेटवर्क डायग्राम के अंदर ही सारी चीज़ें निकल की जाती हैं। लेकिन नेटवर्क डायग्राम की वो इन्हांसमेंट जो है वो कंसिडर की जाती है। फिर हमने नॉलेज एरियाज भी पढ़े हुए हैं। 4 डायमेंशंस हमने पढ़ी थी जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करें या हम कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट, ये 4 डायमेंशंस हैं। तो बेसिकली आज हमने जो 4
जो हमने 36 मिस्टेक्स पढ़नी है, वो 36 मिस्टेक्स भी इन्हीं 4 डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली हैं। हमने इन्हीं 4 डायमेंशंस के अंदर देखना है कि हम कौन कौन से मिस्टेक्स जो हैं वो कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट होगा, हमारा प्रोजेक्ट या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉस में जाने के चांसेस होंगे, या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जिससे प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगा। फिर ये ट्रायंगल ट्रेड ऑफ हमने पहले भी की हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट, शेड्यूल और कॉस्ट, इनको एक ट्रायंगल के अंदर फिट किया गया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फास्ट या चीप या एक गुड वन जो है वो कैसे हो सकता है। आपने इन 3 जो आपके पास 3 जो पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट को जो है वो 2 पॉइंट्स को जो है वो चूज करना होता है। आगे चलते हैं मिस्टेक्स के ऊपर, जिनकी हम बात कर रहे थे। 36 मिस्टेक्स हैं हमारी टोटल, और मैंने अभी आपको बताया कि हमने इनको 4 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। पीपल रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड मिस्टेक्स, प्रोडक्ट रिलेटेड मिस्टेक्स, और लास्ट वन टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिस्टेक्स। तो पहली बात करते हैं हम पीपल रिलेटेड मिस्टेक्स। इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली हमारे पास जो स्टाफ होगा, अगर हम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बात करें, तो हमारे पास जो स्टाफ होगा, हमारे पास जो डेवलपमेंट टीम होगी, या हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स होंगे, इसमें हमने ये देखना है कि हम उन अपने स्टाफ, अपने स्टेक होल्डर्स या अपने जो मेंबर्स हैं प्रोजेक्ट के, उनके ऊपर क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, मतलब उनकी हायरिंग के वक्त क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, या हमारा जो स्टाफ है उस स्टाफ में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को एट द एंड इफेक्ट करेंगी, या हमारे प्रोजेक्ट को एट द एंड जो है वो नुकसान देंगी। तो इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो हमारे पास पीपल के रिलेटेड जो है वो आ जाती हैं, जिसमें टोटली आप अपने लोगों के रिलेटेड जो है वो बात करते हो। जैसे पहली है मिस्टेक यहाँ पे, अंडरमाइंड मोटिवेशन। अंडरमाइंड मोटिवेशन होती है कि आप अपने टीम मेंबर्स को या स्टेक होल्डर्स को या आपके जितने भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड लोग हैं, उनको आप डीमोटिवेट करते रहो। आप उनको मोटिवेट करने की बजाय आप उनको डीमोटिवेट करते रहो, या उनका मोटिवेशनल लेवल जो है वो बहुत ही कम हो। जब आपके पास ऐसे लोग प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हों जो ऑलरेडी डीमोटिवेटेड हों, या वो उनका मोटिवेशनल लेवल जो है वो कम हो, तो फिर एट द एंड क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट उस वजह से इफेक्ट होगा। इनकी डिटेल जो है वो इसके अंदर जो लिखी हुई है वो एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये हेडिंग्स जो हैं वो लाजमी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दो बार क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में भी पूछा जा चुका हुआ है, ठीक है। शॉर्ट में तो पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछा जा चुका हुआ है। तो यहाँ डिफाइन किया जाता है, स्टडी आफ्टर स्टडी हैज़ शोन दैट मोटिवेशन प्रोबेबली हैज़ अ लार्ज इफेक्ट। नो डाउट, जितना ज़्यादा आपका एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड होगा, आपका प्रोजेक्ट जो है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो वो कहता है कि मोटिवेशन जो है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है प्रोडक्टिविटी के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर देन एनी अदर फैक्टर। बाकी फैक्टर्स की निस्बत आपका जो मोटिवेशन का फैक्टर है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट रखता है। अब वो केस स्टडी का एक रेफरेंस दे रहे हैं, केस स्टडी 3, मैनेजमेंट टुक स्टेप्स दैट अंडरमाइंड मोरल थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो थोड़ा सा लो हो गया, ठीक है, वो अंडरमाइन हो गया, वो उनकी मोटिवेशनल लेवल जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। फ्रॉम गिविंग अ हॉकी पेप talk at beginning to require overtime in middle and going on a long vacation। अब वो बात कर रहा है कि आप शुरू में उनको बता दो कि आपसे ओवर टाइम भी लिया जाएगा, आपको पैसे अगर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, इस तरह की बातें अगर आप उनको बता दो। एंड गोइंग ऑन अ लॉन्ग वेकेशन while the team worked through the holidays to providing bonuses that work out to less than $1 per overtime और एट द एंड। अब वो डिफरेंट चीज़ें बता रहा है कि आपकी टीम जो है वो संडे वाले दिन भी अगर काम कर रही है, लेट्स सपोज, और आप जो है वो हॉलीडेज़ पे चले जाते हैं, आप जो है वो छुट्टियां करनी शुरू कर देते हैं। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके पास ज़्यादा रहो,
जितना ज़्यादा आप उनके पास टाइम स्पेंड करोगे, उनका मोटिवेशनल लेवल जो है वो उतना ज़्यादा होगा। आप हॉलीडेज़ पे चले जाओ, वो संडे वाले दिन भी काम कर रहे हैं, आप हॉलीडे पे पहुंचे हुए हैं। या आप क्या करते हो, आप ओवर टाइम का क्राइटेरिया सेट करते हो कि आपने ओवर टाइम देना है, और आपने ओवर टाइम किस हिसाब से देना शुरू कर दिया, आपने पर पर डॉलर, यानी कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट आपने ओवर टाइम की शक्ल में अपने एम्प्लॉयज़ को दी। काम आपने उनसे इतना ज़्यादा ले लिया, और आपने उनको जो आपने उनको जो अमाउंट दी वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल किस्म की अमाउंट दी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशनल लेवल है वो अंडरमाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एट द एंड आपका प्रोजेक्ट जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वीक पर्सोनल। वीक पर्सोनल का मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली जो है वो वीक कंसिडर किए जा रहे हैं। जी, किसने पूछना है? सर ये थोड़ी समझ नहीं आई मुझे इसके। अंडरमाइंड मोटिवेशन की मैं बता देता हूँ। देखो, जी सर। मैंने पहले बात की कि आपके प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल किस बेस पे होती है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, आपके मेंबर्स जो हैं प्रोजेक्ट के, वो मोटिवेटेड होंगे। अब अंडरमाइंड मोटिवेशन में ये है, ये बेसिकली सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जितनी हम पढ़ रहे हैं, कि इन मिस्टेक्स की वजह से एट द एंड क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट नुकसान में जाएगा। अंडरमाइंड मोटिवेशन ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट कर दो, अनचाहे, यानी कि आप नहीं चाह रहे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट करो, लेकिन फिर भी डीमोटिवेट कर रहे हो। समटाइम्स तो आप इंटेंशनली कर रहे होते हो, और समटाइम्स आप अनइंटेंशनली कर रहे होते हो, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट। मसलन अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये तंजील अहमद, तंजील आपने 2 दफ़ा ज्वाइन कर लिया है। जी तंजील अहमद। सर एक्चुअली हाँ जी सर, मैं लैपटॉप से ये कर रहा था चेंज, मैं इधर से स्विच करने जा रहा हूँ। आप ही हो ना? ठीक है, आप ही हो तो जी सर। दोनों जी। अंडरमाइंड मोटिवेशन में ये है कि अनचाहे या अनइंटेंशनली आप अपने एम्प्लॉयज़ को समटाइम्स जो है वो डीमोटिवेट कर देते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो संडे वाले दिन भी बुला रहे हो काम करने के लिए, और आप उन दिनों में छुट्टियों पे चले गए हो, ठीक है। अब ये इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो बजाय इसके कि आपके एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशनल लेवल बढ़े, उनका मोटिवेशनल लेवल कम हो जाएगा। जैसे अक्सर होता है, अगर टीचिंग कम्युनिटी है, तो उनको अगर स्कूल टाइम के बाद या कॉलेज टाइम के बाद भी रोक लिया जाए, तो वो आपस में बातें करनी शुरू कर देते हैं कि ये कितने जालिम लोग हैं, हमें स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम के बाद भी रोका हुआ है। इसी तरह से किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ भी इसी तरह से होगा। अगर आप जो टाइम स्पेसिफाइड है उससे ज़्यादा रोकेंगे, या ऐसे दिनों में बुला लेंगे जो कि ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, और आप उनको इंसेंटिव्स भी ना दो, तो क्या होगा, उनका मोटिवेशनल लेवल कम हो जाएगा। तो ये अंडरमाइंड मोटिवेशन बेसिकली एक मिस्टेक है। ये अब आप इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली करो, अगर आप ये गलती करोगे तो आपका प्रोजेक्ट इससे इफेक्ट होगा, ठीक है जी। जी सर, आ गई समझ, थैंक्स। नेक्स्ट है वीक पर्सोनल। वीक पर्सोनल डजंट मीन के फिजिकली वीकनेस की हम बात कर रहे हैं, मेंटली वीकनेस की आप बात कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपने अपने टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग लेट्स सपोज हायर किए हुए हैं जो मेंटली थोड़े से वीक हैं। मतलब आपको इस वक्त जो है वो रिक्वायरमेंट है, आपको सपोज फुल स्टैक की और ब्लॉकचेन की। सपोज आपने जो प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या एज अ प्रोजेक्ट लीडर, आपको फुल स्टैक और ब्लॉकचेन की कॉन्सेप्ट्स रखने वाले बंदे की ज़रूरत है। आप एक ऐसा बंदा हायर कर लेते हो जिनके पास ये टेक्निक्स ही नहीं है, या जिसके पास ये स्पेशलिटीज़ ही नहीं है। तो दैट मीन्स आपने क्या किया हुआ है, आपने एक वीक पर्सोनल अपनी टीम के अंदर हायर किया हुआ है। ये वीक पर्सोनल क्या करेगा, एट द एंड आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा, आप जो इसको काम दोगे, ये वाला वीक पर्सोनल वो काम कर ही नहीं सकेगा। जब वो बंदा वो काम ही नहीं कर सकेगा जो आपने उसको दिया होगा, तो दैट मीन्स आपका प्रोजेक्ट जो है वो ठप हो जाएगा, आपके प्रोजेक्ट में मसले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वीक पर्सोनल के अंदर जो है वो बात की जाती है। आफ्टर मोटिवेशन, either the individual capabilities of the team members of their relationship as a team probably has greatest influence on the productivity। अब वो कह रहा है कि टीम मेंबर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं
उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। चाहे आप सिंगल टीम मेंबर की बात करें या एज अ कलेक्टिव टीम मेंबर्स की बात करें, इफेक्ट उनकी कैपेबिलिटीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हायरिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बैरल विल थ्रेटन आर रैपिड डेवलपमेंट। वो कहता है कि आप बहुत निचले लेवल से लोगों को अगर हायर करना शुरू कर दें, ठीक है, मतलब जिनके पास स्पेशलिटीज़ या एबिलिटीज़ कम हैं, आप उनको जो है वो हायर करना शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा, जो आपके प्रोजेक्ट की रैपिड डेवलपमेंट होती है ना, कि जल्दी जल्दी आपका प्रोजेक्ट बन रहा होता है, उसके ऊपर इफेक्ट होगा। जैसे कंस्ट्रक्शन पैकेज की अगर हम बात करें, सपोज हम एक ब्रिज बना रहे हैं और हमारा ब्रिज बहुत स्मूथली और बहुत रैपिडली डेवलप हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं दरमियान में कुछ ऐसे लोग हायर कर लेता हूँ जिनको बिल्कुल, जो टेक्निकली एक्टिव नहीं है, जिनको सिर्फ इतना पता है कि मैंने एक जो है वो कोई चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखनी है, बस उनको इतनी नॉलेज है। उनको ये नॉलेज नहीं है कि मैंने टूल्स या टेक्निक्स को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कैसे क्विकली रखना है। उनको सिर्फ ये पता है कि हमने हाथ से उठा के रखना है वहाँ पे। तो ऐसे लोगों को हायर करने से क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट में एट दी एंड स्लो डाउन हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो जाएगा। तो ये वीक पर्सोनल का यहाँ पे मिस्टेक है, जो कि आप अक्सर जो है वो हम प्रोजेक्ट्स के अंदर कर लेती हैं पैसे बचाने के चक्करों में। नेक्स्ट आ जाता है अनकंट्रोल्ड एम्प्लॉयज़। हर ऑर्गेनाइजेशन में या हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है? वो या तो बड़े झगड़ालू होते हैं, लड़ने वाले होते हैं, या वो बड़े मुंह फट किस्म के होते हैं। उनको ये नहीं आइडिया होता कि बोलते वक्त किस तरह से बोलना है, किसी के साथ कैसे बात करनी है। या वो पॉलिटिकली जो है वो बड़े समझ लें कि एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। टीम मेंबर्स में अगर छोटी सी बात पॉलिटिक्स पे हो जाए, तो वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हों, वो उसके खिलाफ जो है एक वर्ड भी नहीं सुनना चाह रहे होते। फिर इसी तरह से रिलीजियसली आप ले सकते हैं कि अगर आप हाइब्रिड टीम बना लें जिसमें मल्टीपल मुख्तलिफ किस्म के जो है वो रिलीजन से लोग या मुख्तलिफ किस्म के मसलकों से लोग जो है वो उस टीम में रहते हों। अगर एक बंदे ने गलती से ना चाहते हुए भी अगर कोई बात कर दी हो, तो दूसरा बंदा जो है उस बात को इतना उछालेगा या दूसरा बंदा उस बात को इतना नेगेटिवली लेगा कि वो लड़ाई करना शुरू कर देगा। तो ऐसे लोग जिनको बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रोल कर पाना, जो कि प्रॉब्लम्स आपके प्रोजेक्ट में क्रिएट करते हैं, उनकी साइकी ही कुछ उस तरह की होती है, वो लोग आपके क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड एम्प्लॉयज़। ठीक है, अनकंट्रोल्ड प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़, जिनको आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जिनकी प्रॉब्लम्स को आप हैंडल ही नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो ये एट दी एंड आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान देती हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है हीरोइसिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमारे पास ख़ास तौर पे हम जैसे लोगों के पास ये वाला जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। आता जाता हमें कुछ नहीं है, करना हमें कुछ भी नहीं आता होता, और हम बातें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी करते हैं, यानी कि लंबी लंबी फेंकते हैं हम लोग कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और ख़ुद को जो है वो हम ये समझ बैठते हैं कि जैसे हमें हर चीज़ जो है वो, जैसे हम ही बिल गेट्स हैं या हम ही लोग जो हैं वो आइंस्टाइन हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स जिसमें आप खुद को जो है वो ये कंसिडर कर ले, खुद को एज अ हीरो जो है वो आप लोगों को प्रेजेंट करते हो कि आप हीरो की तरह हो, मतलब आपको सारा कुछ आता है। हीरो डजंट मीन के लुक वाइज या जो है जो फेस है उसकी बात की जा रही है। हीरो की सेंस में ये बात की जा रही है कि वो ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। जब ऐसे लोगों को आप हायर कर लेते हैं जो ये कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, आता बेशक कुछ भी ना हो, तो ये वाले लोग जो हैं वो एट दी एंड आपके प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। आपको ये होता है, मैनेजर को ये होता है कि शायद ये बंदा जो कह रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, हो सकता है वो बंदा ये काम कर ले, मैनेजर को ये होता है जहन में, लेकिन दूसरे एंड पे जो शख्स ये बात कर रहा होता है उससे आता जाता कुछ भी नहीं है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर लटकाते जाते हैं, काम को लटकाते जाते हैं, और एट दी एंड मैनेजर को खुद ही को काम करना पड़ता है या कोई नए बंदे को हायर करना पड़ता है। Some software developers place a high emphasis on project heroicism। तो कहते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा
हेरोइसिस के ऊपर जो है वो मूव कर जाते हैं, थिंकिंग दैट द सर्टेन काइंड ऑफ हेरोइसिस कैन बी बेनिफिशियल। वो ये सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमें, हमें आता बेशक कुछ भी ना हो। जैसे वाइवा की बात करते हैं, वाइवा में वो पूछ ले कि ये काम आपने गलत किया है, और हम कहते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को, हम भी अक्सर स्टूडेंट्स को ये कह रहे होते हैं कि अगर आपने कोई गलत काम भी किया हो ना, सपोज आपको ना पता चले कि आपने गलत काम किया है, और वाइवा में अगर आपसे पूछा जाए कि ये गलत है, तो आप ना मानो, आपको नहीं, ये मैंने ठीक किया है, जो मैंने किया यही ठीक है। तो ये इशू जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है हेरोइसिस के अंदर, कि समटाइम्स इस तरह से होता है, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आपने नहीं मानना, आपने कहना है कि मैंने जो काम किया वो ठीक है। तो कुछ जगहों पे जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो इसको बेनिफिशियल कंसीडर करते हैं, हालांकि इसका बेनिफिट नहीं है, इसका एट द एंड जो है वो नुकसान ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडिंग पीपल टू द लेट प्रोजेक्ट। ये अक्सर होता है, यूजुअली ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे क्लास की अगर हम बात करें, हमारी क्लास आधी गुजर चुकी होती है और आधी गुजरने के बाद कुछ लोग ज्वाइन करते हैं। तो जब आधी क्लास गुजरने के बाद लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या होता है, जो पढ़ा होता है उसमें से फिर वो क्वेश्चनिंग करते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या कॉन्सेप्ट्स थे। जब वो कोई एक नया वर्ड देखते हैं तो वो फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो फिर टाइम उनके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। तो जो लोग ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर बैठ के, उनको तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनका टाइम भी फिर क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। उनको दोबारा जो है वो सारी चीज़ों को रिपीट करने में सारे का सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप अपने प्रोजेक्ट में किसी बंदे को लेट एंटर करते हो, आप किसी बंदे को लेट हायर करते हो प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको उस बंदे को पुरानी एक्टिविटीज़ सारी बतानी पड़ेंगी, सारी रिक्वायरमेंट्स बतानी पड़ेंगी, सब कुछ उसको समझाना पड़ेगा कि ये काम हो चुका हुआ है और ये इस तरह से काम किया गया था। तो उसको समझाने में आपका काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम है जो अक्सर जो है वो हम कर देते हैं, ये गलती हम अक्सर कर देते हैं ना चाहते हुए भी। नॉइजी एंड क्राउडेड ऑफिसेस, हम क्या करते हैं, काम छोटा सा है और हमने अपने ऑफिसेज के अंदर जो है वो लोग इतने ज़्यादा बढ़ती किए हुए हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर हमारे पास इस वक्त सिचुएशन जो है वो यही है कि कुछ जगहों पे ख़ास तौर पे सिचुएशन इस तरह की है कि काम बिल्कुल थोड़ा सा है और बंदे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे अक्सर आप किसी विलेज के स्कूल में चले जाएं, गाँव के स्कूल में चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की रेशो और टीचर की रेशो क्या होती है। स्टूडेंट्स सपोज हो सकता है कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स 20 30 या 40 होंगे और टीचर्स कितने हैं, 7 से 8 टीचर्स हैं। ठीक है, तो क्राउडेड ऑफिसेज हमने किए हुए हैं, हमने लोगों का रश बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो जब हम ये वाले मिस्टेक करते हैं कि हम राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब नहीं करते, और जब हम एफर्ट एस्टिमेट प्रॉपर नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, फिर हम ज़्यादा लोगों को एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगा देते हैं। जैसे आपको अक्सर कहा जाता है कि आपने चार से ज़्यादा लोगों का ग्रुप नहीं बनाना प्रोजेक्ट में, या 3 या 4 से ज़्यादा। अगर आप 6 लोगों का प्रोजेक्ट का ग्रुप बना दें और प्रोजेक्ट क्या करें, सिंपल फार्मेसी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये जस्टिफाइबल नहीं होगा, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने अपने ऑफिसेज को जो है वो क्राउडेड या नॉइजी नहीं करना। नेक्स्ट है फ्रिक्शन बिटवीन डेवलपर्स एंड कस्टमर्स। आपकी टीम के जो डेवलपर्स हैं उनका कॉन्स्टेंटली कस्टमर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो मीटिंग्स जो हैं वो होती रहनी चाहिए, चाहे वो 1 दिन बाद हो, चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 15 दिन बाद हो। मीटिंग्स लाजमी कस्टमर्स के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आपके प्रोजेक्ट के डेवलपर्स की होनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है, एक तो स्टेक होल्डर्स को तसल्ली रहती है, ठीक है, दूसरा आप स्टेक होल्डर को साथ साथ बताते जाते हैं और कुछ चीज़ें आप स्टेक होल्डर से सीख लेते हैं, कस्टमर से। जैसे कस्टमर आपको समझ नहीं आ रही किसी रिक्वायरमेंट की, जब आप कस्टमर से मिलेंगे तो हो सकता है कस्टमर आपको कोई
उस रिक्वायरमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दे। जब आपको उस रिक्वायरमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो आप उस रिक्वायरमेंट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है टैकल कर सकें या उसको मैनेज कर सकें। तो इसलिए एक ये प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं, हम कस्टमर और डेवलपर के दरमियान एक फ्रिक्शन बना देते हैं। हम उनके दरमियान गैप जो है वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जब कस्टमर और डेवलपर के दरमियान गैप होगा, जब उनकी मीटिंग्स जो हैं वो बड़े बड़े लंबे अरसे के बाद होंगी या उनकी मीटिंग्स जो हैं वो जब होंगी नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर एट द एंड आपका प्रोजेक्ट जो है वो इफेक्ट होगा। अब इसमें भी देखें पीपल रिलेटेड मिस्टेक है, इसमें भी लोगों के हवाले से गलती है जो हमने की है। ठीक है, तो ये काम भी आपने नहीं करना, आपने फ्रिक्शन नहीं आने देनी, मतलब ज़्यादा गैप नहीं आने देना उनके दरमियान जो मीटिंग का गैप है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं वो कस्टमर्स के साथ आपकी होती रहें। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। समटाइम्स क्या होता है, हम रियलिस्टिक नहीं रहते, हम ऐसी तवक्कुआत कर लेते हैं प्रोजेक्ट से या ऐसी कमिटमेंट्स कर लेते हैं कस्टमर के साथ जिनको पूरा करना या जिनकी कंप्लीशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती या जिनकी कंप्लीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं या ऐसी तवक्कुआत रख लेते हैं जो पूरी करना बड़ी मुश्किल हैं या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है और हमारे पास वो एफर्ट है भी नहीं है, हमारे पास वो स्किल्स भी नहीं है, हमारे पास वो स्पेशलिटीज़ भी नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो हमें मुख्तलिफ शक्लों में हो सकता है हमें कुछ स्पेशलिटीज़ आउटसोर्स करनी पड़े, हो सकता है हमें कुछ न्यू कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ें जो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, पेड सर्विसेज। तो ये प्रॉब्लम्स होंगी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस से, अगर हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ इफेक्टिव स्पॉन्सरशिप। ये अक्सर प्रॉब्लम रहती है, ख़ास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे स्टूडेंट्स हैं हम, अगर स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो स्टूडेंट को अगर तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इंक्लूडेड हैं, तो हार्डवेयर उसको परचेज करना पड़ेगा। अब यहाँ तो वो हार्डवेयर अपने पैसों से परचेज करेगा जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। तो फिर क्या करना पड़ता है उनको, फिर उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ तो ऐसा इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है छोटे शहरों में या छोटी यूनिवर्सिटीज़ में। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो ज़्यादा एक्सपोजर रखती हैं यूनिवर्सिटीज़, उनमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी तरह से करते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज से अपने स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी स्पॉन्सर के थ्रू अपना हार्डवेयर परचेज कर लें, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, फिर उस स्पॉन्सर को वो दें, वो स्पॉन्सर इनके प्रोजेक्ट को यूज़ कर सके। तो इसमें जो स्पॉन्सर होता है उसको भी बेनिफिट मिल जाता है और जो प्रोजेक्ट बनाने वाला बंदा होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसको ये बेनिफिट मिलता है कि उसकी मार्केटिंग हो रही होती है प्रोडक्ट की। जो प्रोडक्ट स्टूडेंट बना रहा है उसकी मार्केटिंग जो है वो होनी शुरू हो जाती है और एक्सपीरियंस भी उसको मिल जाता है। तो ये चीज़ें बेसिकली होती हैं। लेकिन जब किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता है या आपका प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है, ये भी पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? सीईओज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। अगर आप अपने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि हमें इतने पैसे चाहिए, तो दैट मीन्स कि आपकी गलती है। अगर आपके डायरेक्टर्स आपको पैसे नहीं दे रहे, दैट मीन्स कि आपके डायरेक्टर्स की कंजूसी है या आपके डायरेक्टर्स की जो है वो छोटी सोच है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ स्टेक होल्डर्स बाय इन। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली अक्सर जो पैसे देने वाला होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट ही बड़ी कम रखते हैं। हमने जितनी भी परचेजिंग करनी होती है, जितनी भी हायरिंग करनी होती है, जितनी भी हमने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, हम खुद ही करते जाते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। हम अपने स्टेक होल्डर्स को, चाहे कस्टमर हो चाहे हमारा डायरेक्टर्स हो, हम उनको इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे होते।
जब हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते तो दैट मीन्स जब हम चीज़ों को खरीद लेते हैं, जब हम चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये चीज़ें आपने ठीक नहीं परचेज़ की, या आपने वो चीज़ें परचेज़ की हैं जो रीज़नेबल नहीं है, हमारे बजट में नहीं है। तो जब आपकी परचेजिंग में या चीज़ों को लोगों को रिक्रूट करने में स्टेक होल्डर्स की बाय इन कम होगी, स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो ये भी पीपल रिलेटेड मिस्टेक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूजर इनपुट। अल्टीमेटली जो आपका यूजर है जिसको आपने प्रोजेक्ट बना के देना है, अगर वो यूजर जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अगर आपका यूजर कम्युनिकेट नहीं कर रहा या आपका यूजर आपको इनपुट नहीं दे रहा, तो दैट मीन्स कि आपको ये आइडिया नहीं हो पाएगा कि आपका प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, आप राइट डायरेक्शन में हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिक्स प्लेस्ड ओवर सब्सटेंस। अभी हमने बात की भी थी इसकी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो, यूनियंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में यूनियंस होती हैं और यूनियंस जो है वो काम करने नहीं देती, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि उसको जो है वो आसानियाँ चाहिए होती हैं, उसको जो है वो जितनी ज़्यादा आप ईज़ प्रोवाइड करेंगे, जितने ज़्यादा इंसेंटिव्स देंगे, वो उतने ज़्यादा मज़ीद इंसेंटिव्स मांगेगा। तो जहाँ जहाँ पे इस वक्त यूनियंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, 80% वो यूनियंस जो हैं वो अपनी यूनियन का गलत फ़ायदा लेती हैं। 80% वो आए दिन प्रोटेस्ट करेंगी। आप कोई पॉलिसी नहीं लेके आना चाह रहे हैं, आप कोई हियरार्की चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर देंगे, वो काम को रोक देंगे। जब वो सारा डिपार्टमेंट, सारे लोग काम को रोके हुए होंगे, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो यूनियन की शक्ल में हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की शक्ल में हो। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ग्रुप्स बने होते हैं। आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बात करते हैं तो एक ग्रुप जो है वो स्ट्राइक करके बैठ जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिनको हैंडल करना अक्सर बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये चैलेंजेस होते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इसी तरह के बेसिकली चैलेंजेस होते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग इस तरह से है जैसे हमारी ख्वाहिशात होती हैं ना, इसी तरह से प्रोजेक्ट डेवलपर्स जो हैं वो अपने शेड्यूल से हट के अपनी ख्वाहिशात के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। जो शेड्यूल उनका बना होता है वो उस शेड्यूल से हट जाते हैं, और ख्वाहिशात मतलब ये कहना, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, या किस्मत में होगा तो हम ये काम कर लेंगे। हम एफर्ट नहीं करते। हमने जो शेड्यूल बनाया होता है, हमने जो रूल्स डिसाइड किए होते हैं, हम उन रूल्स पे उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, और हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि अगर किस्मत में होगा तो ये काम हो जाएगा। यही चीज़ अगर प्रोजेक्ट के डेवलपर्स करनी शुरू कर देंगे कि अगर किस्मत में होगा, या हो सकता है कि कल ये वाला काम हो जाए। जैसे अक्सर हम कहते हैं एज अ स्टूडेंट, जब हमने कुछ प्रिपरेशन ना की हो, तो अक्सर हम कहते हैं हो सकता है कल बारिश ही हो जाए तो टीचर आए ही ना, हो सकता है कल टीचर को काम आ जाए तो टीचर आए ही ना। इस तरह की थिंकिंग हमारे माइंड में आ जाती है फ़ौरन से। तो ये वाली थिंकिंग जो है वो बेसिकली प्रॉब्लमेटिक होती है, और ये वाली थिंकिंग जो है वो आपके प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है। अब वो बता रहा है कि आई एम अमेज्ड एट हाउ मेनी प्रॉब्लम्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बॉयल डाउन टू विशफुल थिंकिंग, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड स्टेटमेंट्स लाइक दीज। अब वो स्टेटमेंट्स बताने लगा है। नन ऑफ टीम मेंबर्स रियली बिलीव दैट दे कुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल दे वर गिवन, यानी कि जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल में वो कंप्लीट कर देंगे। बहुत कम लोग या कोई भी जो है इस पे बिलीव नहीं करता। बट दे थॉट दैट मे बी इफ एवरीवन वर्कड,
यानी कि उनका यकीन नहीं है कि वो कर लेंगे, लेकिन वो कहते हैं हो सकता है सब लोग मेहनत से काम करें, हो सकता है सब लोग मेहनत से काम करें। ये नहीं कि सबने मेहनत से काम करना है, वो ये सोचते हैं कि हो सकता है सब लोग मेहनत से काम करें एंड नथिंग वेंट रॉन्ग, वो हो सकता है कोई गलती ना हो हमसे, एंड दे गॉट अ फ्यू लकी ब्रेक्स, और हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छी खबरें भी आ जाएं, दे जस्ट माइट बी एबल टू पुल इट ऑफ। ठीक है, मतलब वो उन रूल्स के ऊपर अमल करने की बजाय ये सोचते हैं कि हो सकता है ये काम हो जाए, हो सकता है ये काम हो जाए, हो सकता है ये काम हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक